जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन जो इम्पोर्टेंट 500 क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट जहां से क्वेश्चन बनने की सबसे प्रबल संभावना है, मतलब कि सबसे 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 प्रबल संभावना है, वह 500 के आसपास क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। ये 50 क्वेश्चन रोज करेंगे और 10 दिन में हम 500 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, ये यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम है जहाँ हिस्ट्री आती है, आरओ और पीसीएस, लोअर पीसीएस, इन सभी में क्वेश्चन देखने को आपको ऐसे मिल जाते हैं। आइए आज गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य करना है, तो गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य का पहला प्रश्न 101वां आज का बहुत इंपॉर्टेंट है। सातवाहन से क्वेश्चन। सातवाहन वंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सीमुक इस वंश का संस्थापक था। उनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। इस वंश के 7वें राजा हाल ने संस्कृत भाषा में गाथा सप्तशती लिखी है। सातवाहन साम्राज्य जो है वो आज का जो आपका हमारा महाराष्ट्र वाला रीजन है, वहां पर सातवाहन साम्राज्य हुआ करता था। यहाँ आपने सुना होगा, यहाँ के राजा नाम के साथ अपनी माँ का नाम लगाते हैं, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी बहुत ही इंपोर्टेंट राजा हुए हैं। ठीक है, अब इनमें से कितने क्वेश्चन के आंसर में से ऑप्शन सही है? तो एक और दो सही है, एक और दो, केवल एक और दो, तीसरा गलत है। राजा हाल ने संस्कृत में गाथा सप्तशती लिखी थी, ये गलत है। आइए पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। सातवाहन वंश, संस्थापक राजा सिमुक थे। ठीक है, राजधानी प्रतिष्ठान, और महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है, यह भी प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। प्रतिष्ठान को पैठन के नाम से भी जाना जाता था। इस वंश के 17वें राजा हाल या सालिवाहन ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती लिखी है, जबकि यहाँ क्या लिखा था? संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में उन्होंने नहीं लिखी, बल्कि प्राकृत भाषा में लिखी है। ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी सबसे प्रतापी राजा थे, ये मैंने आपको अभी बता दिया था। तो कितने फैक्ट हो गए? सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे, राजधानी प्रतिष्ठान थी, प्रतिष्ठान का दूसरा नाम पैठन भी है, पैठन बोल देते हैं, और गोदावरी नदी के किनारे बसा है। 17वें राजा हाल हैं, जिन्होंने गाथा सप्तशती लिखी। अलग से पूछ लिया जाता है, गाथा सप्तशती की रचना हाल ने की थी, प्राकृत भाषा में है। गौतमी पुत्र सातकर्णी सबसे प्रतापी राजा थे, बहुत बड़े बड़े काम जो भी हैं वह गौतमी पुत्र सातकर्णी है। ऐसा वंश जिसमें नाम के साथ अपनी माँ का नाम लगाया जाता था, तो यहाँ पर सातकर्णी इनका नाम है, लेकिन गौतमी पुत्र यानी गौतमी के पुत्र सातकर्णी, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी इनकी माँ का नाम है। क्वेश्चन कई घुमा फिरा के बन सकते हैं, तो एक क्वेश्चन से हमने 4-5 फैक्ट समझ लिए। आप चाहें तो इसको शेयर भी कर सकते हैं मित्रों के साथ। बाकी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो सब आप समझदार हैं। निम्नलिखित में से भारत में स्थित किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है? तो बनारस वल्लभी विक्रमशिला कौन हो सकता है? आप थोड़ा सा दिमाग भी लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नालंदा महाविहार जो है, नालंदा विश्वविद्यालय जो है, क्योंकि तक्षशिला तो उधर चला गया पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि हमारा तक्षशिला नालंदा दो बड़े विश्वविद्यालय हुआ करते थे, तो नालंदा को शामिल किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? तो कुमार गुप्त प्रथम थे। ठीक है, इन्होंने स्थापना कराई थी। गुप्त साम्राज्य जो है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य। यह विश्वविद्यालय भारत के बिहार के नालंदा जिला के राजगीर में स्थित है। तो राजगीर में स्थित 15 जुलाई 2016 को नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया जाता है। 2016 भी याद रखिएगा, क्योंकि यूपी में क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कब हुआ था शामिल। नालंदा महाविहार पुरातात्विक स्थल भारत के उत्तर पूर्वी राज्य बिहार में स्थित है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैं हाईलाइट कर देता हूँ वही फैक्ट है, आपके नोट्स में ना हो तो नोट कर लिया करिए। 103 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? हर्षवर्धन, महेंद्र वर्मन प्रथम, सिम्हा विष्णु या दंती दुर्ग? महेंद्र वर्मन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्षवर्धन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे वह दंती दुर्ग यानी दंती वर्मन हुआ करते थे। तो जितने ये वंश है ना, छोटे मोटे बड़े जितने भी, वह सब के संस्थापक और इंपॉर्टेंट राजा दोनों को याद कर लीजिए।
राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। इनकी राजधानी भी याद कर लीजिए, मान्यखेत। ठीक है, कहाँ है? महाराष्ट्र में है मान्यखेत। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने ही करवाया था। और एलोरा का कैलाश मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञात हो जो कन्नौज है, कन्नौज में त्रिपक्षीय युद्ध चल रहा था। कन्नौज में इधर से राष्ट्रकूट, इधर से गुर्जर प्रतिहार, इधर से पाल, तीनों लोग कन्नौज को जीतने के लिए लड़ाई कर रहे थे। ठीक है, तो उसमें राष्ट्रकूट थे, गुर्जर प्रतिहार, बंगाल के पाल। पाल कहाँ से थे? बंगाल के, भोपाल और वासा। ठीक है, जीता कौन था? कन्नौज पर अधिकार किसने कर लिया था? कौन जीता था ये बताओ। विन विन सिचुएशन किसकी थी ये आप बताइए। विन विन सिचुएशन किसकी थी? 104। आप बस फैक्ट पे ध्यान दीजिए, रिवीजन के थ्रू ध्यान दीजिए, नोट्स आपके जो हैं उनको थोड़ा सा और अपग्रेड करिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? तो हर्षवर्धन की कई राजधानियां थी, उसमें से थानेसर पहली थी। कौन सी? थानेसर, ये तो आपको याद होगा। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठे। 606 ईस्वी में हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित किया था और कन्नौज पर अधिकार कर लिया था, उसे अपनी राजधानी बनाया। कन्नौज पे बाद को आए ये, पहले कहाँ थे? थानेश्वर। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और यही कन्नौज जब हर्षवर्धन चले गए तब यहाँ त्रिपक्षीय युद्ध होता है। 105। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी? इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया है। भैरवी, भास, बाणभट्ट नहीं, हरिशेन। समुद्रगुप्त, त्याग प्रशस्ति नाम सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो त्याग प्रशस्ति हरिशेन द्वारा रचित है। ठीक है, समुद्रगुप्त की प्रशंसा में की गई है। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित है। समुद्रगुप्त के विजयों का प्रमुख स्रोत त्याग स्तंभ ही है। चंपू शैली में लिखा है। चंपू शैली का मतलब होता है गद्य और पद्य, कुछ कहानी में है, कुछ कविता टाइप भी है। हरिशेन समुद्रगुप्त का दरबारी कविता। नेक्स्ट 106, 106 नंबर प्रश्न, ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेन थे? कितना इजी है, आंसर लगाओ, आगे बढ़ो। समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है। समुद्रगुप्त वीणा बजाता था। समुद्रगुप्त ने कुछ रचनाएं भी लिखी हैं, उन रचनाओं के नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएं। कुछ कमेंट में भी बताते रहिए, रिकॉल होता रहे कि आपको पता है कि नहीं पता है। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? कौन से थे? चंद्रगुप्त टू, इनमें से कोई नहीं, समुद्रगुप्त या श्रीगुप्त। तो चंद्रगुप्त दो को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा गया है। क्या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने ही शक से लड़ाई लड़ी थी शक राजाओं से? कमेंट सेक्शन में बताते रहिए आप। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उन्हीं का नाम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। इन्हीं के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। और उन नवरत्नों में कौन कौन थे? धनवंतरी थे, छपड़क थे, अमर सिंह थे, शंकु थे, घटकरपर थे, कालिदास, सच बतलाना, रोया यक्ष तुम। वाह। वेताल भट्ट, वर रुचि, वारा मिहिरी। उज्जैन में विक्रमादित्य के दरबार में थे, तो इनकी राजधानी उज्जैन। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। यही क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से नवरत्न कौन नहीं थे? तो धनवंतरी आप जानते हैं, छपड़क आप जानते हैं, अमर सिंह जानते हैं, शंकु जानते हैं, घटकरपर जानते हैं, कालिदास, वेताल भट्ट, वर रुचि, वारामिहिर। अमर सिंह ने कौन सी किताब लिखी, कौन सी रचना की है, उसको आप लिखें कमेंट सेक्शन में। कालिदास की कोई 5 रचनाएं लिखें। 108। खगोलविद वारामिहिर और कवि कालिदास इसके दरबार का हिस्सा थे। आगे बढ़ेंगे स्पीड में। विक्रमादित्य द्वितीय। 109। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हो गई? तो अभी हम लोगों ने देखा था, कन्नौज थी वह राजधानी। कौन सी राजधानी थी? कन्नौज थी। पेट वाले भी या क्लास ले ही सकते हैं। तो हर्षवर्धन की 2 राजधानियां थी, कौन कौन सी? एक कन्नौज और एक थानेश्वर।
किस वंश का था ये भी पूछा जाता है। पुष्यभूति वंश का हर्षवर्धन था। किस वंश का? पुष्यभूति। एक और बहुत इंपॉर्टेंट राजा हैं जो हर्षवर्धन से पहले हुए थे, उनका नाम है कनिष्क। इनकी भी दो राजधानियां हैं, इनके बारे में भी बहुत पूछा जाता है। जो चौथी बौद्ध संहिता कराया था इन्होंने कुंडलवन कश्मीर में। ठीक, इनकी दो राजधानियां कौन कौन सी थी वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। एक मथुरा थी, एक मैंने बता दी, दो पहली कौन सी थी ये बताइए आप कमेंट सेक्शन में। 110। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो धन्वंतरी अभी देख कर आए थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। धन्वंतरी कौन थे? चिकित्सक थे। ठीक है। शल्य क्रिया के प्रवर्तक और प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य, ये लाइन याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो बात धन्वंतरी के बारे में हो रही है। 111 विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, तो संवत 1680 हसी गंग के तीर। ठीक है, संवत 1680 नहीं है, विक्रम संवत कब हुआ? 57 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, कब हुआ? 57 ईसा पूर्व। आइए हम तीन इंपोर्टेंट है, तीनों देख लेते हैं और हो सकता है मैचिंग का क्वेश्चन यहाँ से बन जाए। ठीक है, तो विक्रम संवत जो था वह विक्रमादित्य ने शुरू किया था, जो लगभग 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ है। आइए देखते हैं, विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व विक्रमादित्य। दूसरा है अभी जिस कनिष्क की बात मैंने की उसके राज्याभिषेक से शुरू होता है, और जो भारत सरकार का कैलेंडर भी है शक संवत 78 ईसा कनिष्क। एक हिजरी संवत है जो मोहम्मद साहब ने 622 ईसा। ये तीन इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन पे कई बार प्रश्न बन चुका है। ठीक है, कई बार प्रश्न बन चुका है। 112 हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, जयपुर नहीं था। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उत्तर प्रदेश में तो खुद ही कन्नौज में था, उसमें उत्तर प्रदेश कहाँ था? राजस्थान नहीं, कौन सा था? पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। पंजाब, कन्नौज, ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का था। वैनसांग इसी के समय आया था। वैनसांग जो यात्री था वह इसी के समय आया था। हर्ष ने उत्तर के 5 राज्यों पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार यानी मिथिला और उड़ीसा तक अधिकार किया था। तो पंजाब इधर से शुरू करो, ये फिर यूपी होते हुए बिहार, बंगाल होते हुए उड़ीसा, इस टाइप से ये पूरा एरिया इसका कवर हो गया होगा। डायग्राम बना लेते हो तो ज्यादा दिन तक याद रहता है आपको। अब ये कहानी याद रहेगी। पंजाब, पंजाब से पंजाब हरियाणा पहले पंजाबी था, आप जानते होंगे। फिर कन्नौज मतलब यूपी आ जाओ, बिहार आ जाओ, फिर बंगाल इधर आ जाओ, फिर इधर उड़ीसा आ जाओ। आप अंग्रेजों के समय जानते हैं पूरा बंगाल, बिहार, उड़ीसा वो साथ में ही था, तो उसके साथ में यार कैसे भी करके लिंक बनाओ, क्वेश्चन एग्जाम में आए तो गलत नहीं होना चाहिए। वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, काशी, अयोध्या, प्रयाग, सारनाथ, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो प्रयागराज में इन्होंने किया था। प्रयाग वह स्थल है जहां हर्षवर्धन बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। कहा जाता है कि हर 5वें वर्ष प्रयागराज में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था और भारी दान देता था। कितने वर्ष बाद? हर 5 वर्ष बाद। फैक्ट क्या इंपॉर्टेंट है? हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया, कहाँ किया? प्रयागराज में किया। हर 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद भारी दान देता था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आप खुद देखो हर्षवर्धन से क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं, तो आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें खुद ही समझ में आ जाएंगी। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो कहाँ का था? थानेश्वर का था। कोई डाउट नहीं सर, थानेश्वर का था। ये सब हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने कश्मीर को छोड़कर समस्त उत्तरी भारत। क्वेश्चन कैसे बनेगा? वह कौन सा हिंदू सम्राट था जिसने कश्मीर को छोड़कर समस्त उत्तरी भारत पर राज्य किया था? तो आपको पता होना चाहिए हर्षवर्धन। ठीक है, 115 नंबर प्रश्न। यूपी स्पेशल हम लोग कर चुके हैं, 300 बेस्ट क्वेश्चन, उसको भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है और मैराथन भी पड़ी हुई है। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त जो थी वह, आपको रिवीजन हो रहा होगा, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त वंश के संस्थापक शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की
पुत्री थी, वही चंद्रगुप्त द्वितीय जिनका नाम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, जिन्होंने विक्रम संवत चलाया 57 ईसा पूर्व, जो नवरत्न अपने दरबार में रखते थे, जिनकी लड़ाई शकों से हुई। इनका विवाह वाकटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। ठीक है, वाकटक वंश। चलते हैं कुछ राजपूत राजवंश के क्वेश्चन देख लेते हैं। 116 नंबर प्रश्न। हम 50 क्वेश्चन रोज कर रहे हैं। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तोमर, सैयद, खिलजी, तुगलक। तो तोमर वंश का शासक था। कौन राजा था? आइए देखते हैं। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था अनंगपाल। दिल्ली के तोमर वंश के शासक ये कौन था? अनंगपाल। कई बार क्वेश्चन अनंगपाल पर पूछा जा चुका है, तो अनंगपाल पाल वंश का राजा मत कह दीजिएगा, क्योंकि पाल वंश में भी पाल लगा है लास्ट में, तो अनंगपाल पाल मत चले जाइएगा। अनंगपाल दिल्ली के तोमर वंश का शासक था। जयचंद। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? जयचंद। ये बहुत मतलब हम बचपन से पढ़ते आए हैं लेकिन सीख नहीं रहे हैं। क्या हुआ? जयचंद को अपने साथ मिला लिया, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। जब पृथ्वीराज चौहान हार गए तो फिर जयचंद को भी हरा दिया। समझ रहे हैं आप? तो तराइन का प्रथम युद्ध होता है कब? 1191 92। सही डेट क्या है? फिर तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। फिर जयचंद को लगता है तो हम जीत गए, तो जयचंद को भी हरा देता है चंदावर के युद्ध में 1194। मोहम्मद गौरी कन्नौज के शासक जयचंद पर आक्रमण करने के लिए भारत आया। कन्नौज और इटावा के बीच चंदावर नामक स्थान पर गौरी और जयचंद के बीच युद्ध हुआ। जयचंद युद्ध में पराजित हुआ और मारा गया। कन्नौज के राठौर वंश का शासक जयचंद ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने उसकी पुत्री का अपहरण किया हुआ था। ठीक है, तो तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और फिर चंदावर, तीनों कालानुक्रम भी पूछे जा सकते हैं, मैचिंग में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 118 निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया? दक्षिण भाग हमें पता है, चोल, चेल, पांड, 3 लोग हैं, राजपूत नहीं है। ठीक है, राजपूत वंश जो था वह 7वीं से 12वीं शताब्दी तक का काल राजपूत काल कहा जाता है। इसमें राष्ट्रकूट थे, चालुक्य थे, चौहान थे, चंदेल थे, परमार थे, गहड़वाल थे, और ये सब राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश के एरिया में थे। पाल वंश देख लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ से 2-3 बनते हैं। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित था? तो पश्चिमी नहीं, पूर्वी, पश्चिम बंगाल वाला एरिया। इधर ये पश्चिम बंगाल वाला एरिया जो है वह, ठीक है, पश्चिम बंगाल वाला एरिया, पूर्वी। पाल साम्राज्य का विस्तार मुख्यतः बंगाल, बिहार के राज्य में हुआ। 750-1174 ईस्वी। स्थापना गोपाल ने की थी। राजधानी मुंगेर थी। महान शासक धर्मपाल था। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे इंपॉर्टेंट है। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो पाल साम्राज्य, स्थापना गोपाल, राजधानी मुंगेर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय सबसे इंपॉर्टेंट है। 120 पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो गोपाल था। सबसे इंपॉर्टेंट शासक कौन था? तो धर्मपाल था। क्यों इंपॉर्टेंट था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। अब कुछ दक्षिण भारतीय राजवंश, चोल, चालुक्य, पल्लव, संगम, ये सब देख लेते हैं, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। 121 निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती थी? बढ़िया क्वेश्चन है, बन सकता है। बंटवाल नदी, बंटवाला हो सकता है कुछ लोगों ने पहली बार नाम सुना हो, बंटवाल नदी। तो नेत्रावती, नेत्रावती जो है वह बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती थी। कौन सी नदी? नेत्रावती। आइए विस्तार से पढ़ते हैं इसके बारे में। नेत्रावती नदी को ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जाना जाता था।
बंटवाल नगर इसके किनारे स्थित होने के कारण इसे बंटवाल नदी भी कहा जाता था। भारत के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से होकर बहने वाली नेत्रावती नदी आर्थिक सांस्कृतिक रूप से कर्नाटक की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से है। यह अपनी उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से एक विशाल क्षेत्र का पोषण करती है। बस इतना याद कर लो, इतना बहुत है, बाकी तो याद ही आ जाएगा एग्जाम में। 122 निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव राजवंशों के शासन के दौरान बनाया गया था? नागेश्वरम, बृहदेश्वर, महाबलीपुरम, हजारा मंदिर। जो भी मंदिर अब आएंगे वह सब इम्पोर्टेंट होंगे, और इम्पोर्टेंट नहीं होंगे, बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। दक्षिण भारत के पल्लव शासकों के शासन काल में महाबलीपुरम, मामल्लपुरम का मंदिर भी बोला जाता है कि विभिन्न मंदिरों का निर्माण कराया गया। कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। आदि वाराह मंदिर, कौन सा? आदि वाराह मंदिर, सिंह विष्णु। आदि वाराह आप जानते हैं, वाराह भगवान। एकास्म रथ पत्थर, एकास्म मतलब एक ही पत्थर है, उसी को तोड़ करके मंदिर बनाया गया है। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं। एकास्म रथ मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था, और नरसिंह वर्मन प्रथम ही बहुत इंपॉर्टेंट राजा था, और नरसिंह वर्मन द्वितीय भी इंपॉर्टेंट राजा था। गणेश रथ मंदिर परमेश्वर वर्मन प्रथम ने बनवाया था, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने एकास्म रथ मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंह विष्णु ने आदि वाराह मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दो बहुत पूछे गए हैं। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। यही मैंने बोला, नरसिंह वर्मन प्रथम भी इंपॉर्टेंट है और नरसिंह वर्मन द्वितीय तो इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कांची का कैलाश मंदिर बहुत पूछा गया है एग्जाम में। द्रविड़ वास्तुकला शैली का उत्तम उदाहरण है, तो ये तो सिंपल याद ही रखो। दक्षिण भारत में द्रविड़ वास्तुकला, उत्तर भारत में नागर शैली, और बीच में इन दोनों का मिक्स बेसर शैली के मंदिर, तो इसमें रटने की आवश्यकता ही नहीं है। 123 निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय संगम युग के दौरान तमिलों के जीवन को प्रदर्शित करता है? विवेकानंद संग्रहालय, फोर्ट सेंट जॉर्ज संग्रहालय, नेपियर संग्रहालय, या कीझाड़ी संग्रहालय? इंपॉर्टेंट है, नया क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। कीझाड़ी संग्रहालय, कीझाड़ी संग्रहालय तमिलनाडु संगम युग के दौरान तमिलों के जीवन को प्रदर्शित करता है। इसका निर्माण चेट्टीनाड शैली में किया गया था। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में वैगई नदी तट पर स्थित संगम काल की एक नगरीय बस्ती है। तो किस नदी पर? वैगई नदी। कीझाड़ी संग्रहालय संगम युग से संबंधित, इतना याद रखिएगा। नया क्वेश्चन है, हो सकता है आपके लिए नया हो, कुछ नए क्वेश्चन कुछ पुराने। 124 चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से थे? तो आदित्यवन अरिंची, विजयालय चोल, विजयालय चोल कौन थे? विजयालय चोल। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय चोल ने की थी। चोलों का शासन 9वीं शताब्दी में शुरू हुआ, उन्होंने पल्लवों को हराया। किसको हराया? पल्लवों को हराया। इनका शासन 13वीं शताब्दी तक, 5 से अधिक शताब्दियों तक चलता रहा। हालांकि पीक पर गए, फिर थोड़ा सा, फिर पीक पर, ऐसा कुछ चलता रहा, लेकिन हाँ 5 साल तक चलता रहा, सॉरी 500 साल तक चलता रहा। 125 निम्नलिखित में से कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया गया? नहीं को ध्यान रखिएगा, नहीं बनाया गया, नहीं बनाया गया। तो नटराज मंदिर बनाया गया, पल्लाई वनाथर मंदिर तंजावुर भी, चोलपुरम भी नहीं है। सिन्नार आपने शायद सुना भी ना हो। चलिए, नटराज मंदिर चिदम्बरम, पलाई वन्नाथर मंदिर तंजावुर, बृहदेश्वर मंदिर गंगईकोंड चोलपुरम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बृहदेश्वर मंदिर को चोल शासकों के संरक्षण में बनवाया गया। गोंडेश्वर मंदिर का निर्माण यादव वंशीय राजकुमार राजगोविंद ने कराया था। यह शिव मंदिर महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले के सिन्नार तालुका में। ठीक है, तो ये वाला गोंडेश्वर मंदिर नया हो सकता है आपके लिए, उनको भी याद रखो। राजगोविंद महाराष्ट्र में है शिव मंदिर। बाकी तो ये इंपॉर्टेंट है। बृहदेश्वर मंदिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गंगई कोंड चोलपुरम में, और तंजावुर के मंदिर इंपॉर्टेंट है, और नटराज मंदिर चिदम्बरम में। 126 महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा कौन सी थी? महोदयपुरम चेर, हमने अभी बताया था, इधर चेर है, इधर आज का है केरल, और केरल में कौन सी भाषा है? मलयालम। रटना नहीं है। ठीक है, बाकी सब आपको पता ही है। 127
सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से चोल शासक ने बहुत इंपॉर्टेंट है, शासक भी और झील भी। कौन है ये? राजेंद्र प्रथम है। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल मंडलम झील राजेंद्र प्रथम ने, और राजेंद्र प्रथम जो है वह चोल राजा हैं और बहुत महत्वपूर्ण चोल राजा हैं। 128 कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तमिल साहित्य, उर्दू साहित्य, वैदिक संस्कृत। तो संगम साहित्य कौन सा है? तमिल साहित्य है। ठीक है, तमिल साहित्य है क्योंकि तमिलनाडु की तरफ की कहानी है ना। संगम साहित्य परिषदों का आयोजन पांड्य राजाओं के राज्य के संरक्षण में किया गया था। पांड्य राजा याद रखिएगा। ठीक है, 129 चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे? तो वेलान बगाई, सालाभोग, ब्रह्मदेव, पल्ली छांदम। ये टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है और आप याद कर लें, इम्पोर्टेंट है, हो सकता है रिपीट कर दी जाए, यहाँ से रिपीट हो जाए क्वेश्चन तो कतई गलत ना हो। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को पल्ली छांदम। अब सभी देख लेते हैं एक साथ में, याद हो जाएगा। विल्लान बगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को कहते थे। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई, ब्रह्मदेव ब्राह्मण समझ में आ जाएगा। शाला भोग किसी विद्यालय के रखा रखाव के लिए। ठीक है, पल्ली छांदम जैन संस्थानों। देवदान या तिरुनामट्टुकानी मंदिर को उपहार में दी गई। तिरुनामट्टुकानी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यहाँ मुझे याद आ रहा है। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम, निम्न श्रेणी वाले को शेरुंदरम। ठीक है, ऐसे याद कर लो। PQRS आता है तो पहले P आता है तो P उच्च अधिकारी, फिर S आता है तो S शेरुंदरम निम्न अधिकारी। ठीक है, निम्न अधिकारी का मतलब है जूनियर। ठीक है, पेरुंदरम पहले आता है तो उच्च अधिकारी और शेरुंदरम बाद को आता है तो जूनियर। बाकी ब्रह्मदेव से ब्राह्मण, वेलांग बगाई से गैर ब्राह्मण किसान स्वामी, शाला भोग से विद्यालय। शाला पाठशाला से याद रखो, शाला पाठशाला मतलब विद्यालय से, पढ़ाई वढ़ाई से याद रखो। शाला भोग, शाला मतलब विद्यालय। ठीक है, पाठशाला, शाला भोग विद्यालय। पल्ली छांदम जैन संस्थानों को, और देवदान तिरुना मट्टुकानी तो मंदिर। देव से आप मंदिर याद कर सकते हो। कुछ प्राचीन कालीन साहित्य एवं साहित्यकार देख लेते हैं, ये भी इंपोर्टेंट सेक्शन है। 130 निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया है? मैंने बोला था हर्षवर्धन ने कुछ रचनाएं लिखी हैं। रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। कौन सी नहीं लिखी है? ध्यान से देखिएगा। तो इसने बी कादम्बरी नहीं लिखी है। कादम्बरी किसने लिखी है? हर्षवर्धन ने रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद कृतियों का श्रेय दिया जाता है। बाणभट्ट जो है वह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, उन्होंने कादम्बरी की रचना की है और यह भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। हर्षवर्धन, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। ठीक है, बाणभट्ट की कादम्बरी। देखो अगले उसमें आ गया, कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कहाँ गए? बाण आए या बाणभट्ट आए, बात एक ही है। 132 इतिहास के निम्नलिखित ऐतिहासिक स्रोतों पर विचार करें। कर लेते हैं। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, ठीक है। कालिदास की रचनाएं, ठीक है। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस भी ठीक है। राजशेखर की काव्य मीमांसा। क्वेश्चन क्या है? उपयुक्त में से कौन सा स्रोत हमें गुप्त इतिहास का अध्ययन करने में मदद करता है? तो सभी करते हैं। इलाहाबाद में प्रयाग प्रशस्ति है, ठीक है। और इलाहाबाद स्तंभ किसने लगवाया था वो भी आप बताइएगा। कालिदास की रचनाएं भी हैं, सब कुछ है इसमें। चारों आंसर होंगे और चारों आंसर आपको दिख रहे हैं उपयुक्त सभी। आइए पढ़ लेते हैं क्यों है, और ये चारों इंपॉर्टेंट हैं। गुप्त काल को स्वर्णिम युग कहा जाता है, ठीक है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। शिलालेख हरिशेन ने लिखा था। 3 फैक्ट हो गए, ठीक है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा रचित संस्कृत नाटक है, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये संस्कृत में लिखी गई है, किस भाषा में लिखी गई है, तो नाटक है, ठीक है। नाटक मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बीच राजनीतिक चातुर्य और शक्ति संघर्ष को दर्शाता है। हालांकि यह नाटक सीधे गुप्त काल से संबंधित नहीं है, फिर भी इसमें कुछ ऐसे अंश हैं
जो गुप्त काल के बारे में बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है पूरी तरीके से नहीं, तो सीधे संबंध नहीं है, कुछ ऐसे हैं। ठीक है, कालिदास तो भाई महान है, उनके द्वारा तो बहुत कुछ लिखा गया है। विकांत शाकुंतलम जो है, विज्ञान शाकुंतलम। राजशेखर की काव्य मीमांसा भी। और ये कौन थे राजशेखर? गुर्जर प्रतिहार शासक थे महेंद्रपाल, उनके ये दरबारी कवि थे राजशेखर। तो यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। 133 कश्मीर के इतिहास का विवरण देने वाली पुस्तक राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किस इतिहासकार द्वारा लिखी गई थी? अलबरूनी, कौटिल्य, बाणभट्ट। कल्हड़, कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है और ये सभी इंपोर्टेंट है। राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास के बारे में संस्कृत का ग्रंथ है। कश्मीर के विद्वान थे कल्हड़। यह ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के शासनकाल, राजनीतिक घटनाएं सबके बारे में बताता है। बस 3 वर्ड याद रखिएगा, राजतरंगिणी, कश्मीर, संस्कृत, कल्हड़, 4 वर्ड। प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो किसको नहीं पता है? विष्णुगुप्त, पतंजलि, वात्स्यायन, कालिदास। कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त कहते थे क्या? कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त कहते थे क्या? जी हाँ, विष्णुगुप्त को ही, कौटिल्य को ही चाणक्य भी कहते थे। अर्थशास्त्र इन्होंने लिखी है। कालिदास मेघदूत, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, न जाने कितने नाटक और चीजें लिखी हैं। पतंजलि ने महाभारत से बहुत पूछा जाता है, महाभारत से बहुत पूछा जाता है। ठीक है, और फिर क्या है, कामसूत्र, वात्सायन, इसमें महाभारत से याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 135 शूद्रक द्वारा लिखित मत्स्यकटिकम का साहित्यिक प्रकार कौन सा है? वह निबंध है? नहीं। वह कविता है? नहीं। नाटक है। ज्यादातर नाटक आपको मिल रहे हैं, शूद्रक के भी और कालिदास के भी। संस्कृत साहित्य है। ठीक है, अर्थ क्या होता है मृच्छकटिकम? मिट्टी का खिलौना। नायक कौन है? चारुदत्त। गणिका बसंत सेना के प्रेम कथा की कहानी है। आगे बढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट जो है मैं बताता रहता हूँ। तमिल व्याकरण की कौन सी रचना है जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है? तोलक्कपियम, शिलापादिकारम, वलयपति, मणिमेखले। मणिमेखले या मणिमेखले दोनों लिखे मिल सकते हैं। तो तोलक्कपियम जो है वह इम्पोर्टेंट है, और यहाँ आपको काफी चीजें मिल जाएंगी। एक तो तोलक्कपियम तमिल व्याकरण है। ठीक है, किसने लिखी है? तो तोलक्कपियम तोलक्कपियार ने लिखी है। ठीक है, 9 खंड है, 3 भाग हैं, और कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। बाकी ये भी ध्यान रखना, शिलाब्दिकारम और मणिमेखले भी यहीं से संबंधित है। 137 नीति सार, राजनीति के तत्व, जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, किसके द्वारा लिखा गया है? वीरसेन, श्रीहर्ष, विष्णुगुप्त ने। कामंदक। नीति सार किसने लिखी है? कामंदक। एक पेज लिख लो, उसमें इधर किसने लिखी है और इधर रचनाएं, आराम से याद हो जाएगा, और एक क्वेश्चन तो बन ही सकता है। नीति सार कामंदकीय नीति सार भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि कामंदक ने लिखी है। चाणक्य के शिष्य थे कामंदक। ठीक है, और ये क्या है? कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसका प्रारंभिक मूल पाठ है। आइए आगे बढ़ते हैं। 138 निम्नलिखित में से किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषाशास्त्र, शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी है? पतंजलि तो महाभाष्य, कालिदास तो नाटक, कल्हड़ राजतरंगिणी। बचा कौन? श्री यस्काचार्य। श्री यस्काचार्य, कालिदास, कल्हड़ वो तो सब याद करेंगे आप, श्री यस्काचार्य याद करेंगे। निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषाशास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे प्राचीन ग्रंथ श्री यस्काचार्य कृत निरुक्त, जो कि निघंटुक पर एक टीका है। इस पर निघंटु पर एक टीका है, जो कि वेदों के अध्ययन के लिए सहायक ग्रंथ है। हिंदू धर्म के 6 वेदांगों में से एक है। ठीक है, जिसका चार्ट याद रखिएगा नाम। 139 विष्णु शर्मा द्वारा लिखी प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र, जिसमें पशुतंत्र कथाएं और कहानियां शामिल हैं, मुख्य रूप से मौखिक परंपराओं से संबंधित है, जो मूल रूप से निम्नलिखित में से इस भाषा में लिखी गई। पंचतंत्र लिखी गई है संस्कृत भाषा में, इस भाषा में संस्कृत। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र कहानियां लिखी हैं, संस्कृत भाषा में है। दंत कथाएं हैं, जो आप बचपन में कहानियां सुनते थे, उनमें से कई पंचतंत्र की कहानियां होती थी। 140 प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती किस विषय पर लिखा गया है?
लीलावती नाम से नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये गणित पर ही है। आप बिल्कुल गणित को इग्नोर कर दोगे अगर तुक्का मारोगे तो। लीलावती संस्कृत ग्रंथ है। इस समय जो भी ग्रंथ है अधिकतर संस्कृत में है। विषय गणित है और खगोल शास्त्र। गणित ना हो तो खगोल शास्त्र लगा देना। प्राचीन ग्रंथ है। भारतीय गणितज्ञ थे भास्कर द्वितीय। आर्यभट्ट का नाम ही मत याद रखिए, भास्कर द्वितीय जी का भी नाम याद रखिए। उल्लेखनीय है कि साल 2020 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा लीलावती पुरस्कार का शुभारंभ किया गया, जो कि महिला सशक्तिकरण के मद्देनजर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का एक अभिनव शिक्षा कार्यक्रम है। ठीक है। 141 मालविकाग्निमित्रम किसने लिखी है? तो कालिदास ने लिखी है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास। 10 कुमार चरितम 10 राजाओं के बारे में दंडी ने लिखी है। स्वप्नवास वदत्ता महाकवि भास की रचना है। किरातार्जुनीयम भैरवी की रचना है। चारों इंपॉर्टेंट है। और जो एग्जाम आजकल में हो रहे हैं उनमें ये लगातार किसी न किसी एग्जाम्स में बन जा रही हैं। जो ऊपर पड़ गया है कालिदास, कल्हड़ और ये जो हैं सभी रिपीट हो रही है, बहुत रिपीट होती है, क्योंकि उतनी है जितनी है उन्हीं में से पूछा जा रहा है। अभिज्ञान शकुंतलम फिर से वही कालिदास सच सच बतलाना रोया ये चित्तन। ये किसी किताब की पंक्ति है जो बहुत ही प्रसिद्ध है और मुझे बहुत पसंद है, तो मैं कालिदास का नाम आते ही वह बोल देता हूँ कि कालिदास सच सच बतलाना, क्योंकि हिंदी साहित्य यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो उसमें आप समझ सकते हैं। अष्टाध्यायी वाल्मीकि, रामायण वाल्मीकि, श्री रामचरितमानस तुलसीदास, महाभारत वेद व्यास, महाभाष्य पतंजलि, अभिज्ञान शकुंतलम और रघुवंशम दोनों कालिदास की रचनाएं हैं। विशाख दत्त फिर से आ गया, देखो इंपोर्टेंट। विशाख दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। तो जितनी अभी देख रहे हो सब संस्कृत भाषा में दिखता है। नाटक है, अभी ऊपर भी देख कर आए थे। इसको हिंदी में, हाँ ये बढ़िया है, नाटक को हिंदी में रूपांतरित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। 144 मेगस्थनीज जिसने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी, मूल रूप से किस देश का था? पुर्तगाल, मिस्र, ग्रीस, तुर्की। ग्रीस का था क्या या मिस्र का था? तो ये था बी ऑप्शन, ग्रीस का ही। कहाँ का था? ग्रीस का ही था। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत बनकर आया था और उसने इंडिका लिखी। और यूनान, जब यूनान था अब ग्रीस है, ठीक है, यूनान का निवासी या ग्रीस का निवासी। अब प्राचीन कालीन स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला को देख लेते हैं, क्योंकि हम टॉपिक वाइज तो कर रहे हैं लेकिन 50 क्वेश्चन रोज कर रहे हैं। वो जहां पर 50 हो जाएंगे हम रोक लेंगे। 145 सारनाथ में धामेक स्तूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जैसे गलत आए आप सर्किल मारें। स्तूप का आधार व्यास 28 मीटर और ऊंचाई 43.6 मीटर। निचले हिस्से के सामने वाले पत्थर पर मौर्य मूल की फूलों की नक्काशी है। इसे 249 ईसा पूर्व में मौर्य राजा अशोक द्वारा बनवाया गया था। पुरानी संरचना को प्रतिस्थापित करने के लिए 500 ईस्वी में बनाया गया था। सारनाथ धामेक स्तूप। स्तूप हिरण पार्क ऋषिपत्तन में स्थित बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद पहला उपदेश यही दिया था। गलत क्या है? बी गलत है, बाकी सब सही है। रट लो बिल्कुल अच्छे से, क्वेश्चन बन सकता है। सारनाथ में धामेक स्तूप है। स्तूप का आधार व्यास यानी नीचे वाला 28 मीटर और 43.6 मीटर है। अशोक ने बनवाया था, ठीक है। हिरण पार्क ऋषिपत्तन में स्थित है। पहला उपदेश यही दिया था। एक बार और रिवाइज कर लो। सारनाथ धामेक स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। धामेक स्तूप ठोस गोलाकार बुर्ज की भांति है। यह स्तूप इतना मीटर ऊंचा, इतना मीटर चौड़ा है। स्तूप का निचला हिस्सा गुप्त मूल के पुष्पों की नक्काशी से सजा है, जबकि यहाँ क्या लिखा था? मौर्य मूल की, नहीं गुप्त मूल की। हिरण पार्क ऋषिपत्तन में स्थित है। अपना पहला उपदेश यही दिया था। आगे बढ़ते हैं। 146 विजयनगर वास्तुकला द्रविड़ शैली का सबसे विकसित उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर विजयनगर स्थापत्य का
बेहतरीन मंदिर है। तो विरूपाक्ष मंदिर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आइए पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन हो सकता है बन जाए। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे ऐतिहासिक स्थल, पवित्र स्थल है। विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। भगवान शिव को समर्पित है। विजयनगर स्थापत्य शैली में बनाया गया है। महाभारत का दृश्य अर्जुन द्वारा द्रौपदी से विवाह करने के लिए मछली को मारते हुए दिखाया गया है। मछली की आंख वाला जो दृश्य है वह दिखाया गया है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये सब स्टेटमेंट में बन सकते हैं। और सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात। वेरावल बंदरगाह जो आप देखे होंगे, प्रधानमंत्री जी गए थे, चर्चित है सोमनाथ मंदिर। तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश, आप जानते हैं। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु, मदुरई, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। 147 स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना क्या कहलाती है? स्तूप के ऊपर बालकनी टाइप होता है, उसे हर्मिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्मिका बोलते हैं। देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी से हर्मिका बोलते हैं। शीर्ष पर रखा जाता है। त्रिस्तरीय छतरी बनी होती है। बौद्ध धर्म के 3 रत्नों बुद्ध, धम्म और संघ का प्रतिनिधित्व करती थी। 148 त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर, जहाँ 3 नई गुफाएं खोजी गई हैं, किस राज्य में स्थित है? त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। एएसआई द्वारा 3 नई गुफाएं खोजी गई हैं। पांडव लेनी गुफा भी कहते हैं इन सबको। ये सभी गुफाएं 2री से 6वीं शताब्दी के बीच निर्मित है। नया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, तो आप इतना याद रखिएगा, त्रिरश्मि बौद्ध गुफा महाराष्ट्र में है और इन्हें पांडव लेनी गुफा भी बोलते हैं। इतना भी काफी रहेगा। 149 निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचित युग्म है? हम्पी स्मारक विजयनगर ठीक है। लिंगराज मंदिर सोमवंशी ठीक है। खजुराहो कहाँ है? भाई सब खजुराहो, चोल तो नीचे थे, खजुराहो ऊपर है, कैसे हो सकता है? खजुराहो मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाया था। सभी प्रमुख मूल धर्म यहाँ मिल जाते हैं। मध्य प्रदेश के छतर जिले के विंध्य पर्वत श्रृंखला पर अवस्थित है। खजुराहो मंदिर नागर शैली में है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में 1986 में शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 150 कलमकारी चित्रकला का संबंध। उत्तर पूर्व भारत में बांस हस्तशिल्प, उत्तर भारत में हाथ से चित्रित, पश्चिमी वाले क्षेत्र ब्लॉक चित्र, दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा। कलमकारी चित्रकला का मतलब क्या है? डी वाला आंसर सही होगा। चलते हैं 151 नंबर क्वेश्चन पे। दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा, पहले तो इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं क्या है। दक्षिण भारत आंध्र प्रदेश में प्रचलित हस्तनिर्मित चित्रकला कलमकारी सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक चाप कर बनाए गए प्राकृतिक रंगों के उपयोग से, ध्यान रखिएगा, धार्मिक चित्र बनाए जाते थे। विषय वस्तु क्या क्या थी? तो पौराणिक कथाएं, देवताएं, जानवर, फूल, ये सब है। अब आपका है 151 नंबर क्वेश्चन। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी चैनल पर विजिट करिए। यूपी स्पेशल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी काफी कुछ मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।